नमस्कार, अपने प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के खटीमा में इनकम टैक्स अधिकारी को सीबीआई ने 1 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद AK सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीबीआई हल्द्वानी और देहरादून में उनकी संपत्ति की जांच कर रही है। तो उधम सिंह नगर के खटीमा में इनकम टैक्स अधिकारी को सीबीआई ने 1 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद AK सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीबीआई हल्द्वानी और देहरादून में उनकी संपत्ति की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के PDF पर हमले के बाद मंत्री प्रसाद निथानी ने पलटवार किया है। उन्होंने पूरा विवाद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर जिम्मेदारी डाली है। उनके मुताबिक PDF ने विजय बहुगुणा का साथ दिया था और उनको इस विवाद से काफी दुख पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी की बात से थोड़ा मुझे कष्ट हुआ कि उन्होंने ये कहा कि PDF को हटाया जाए और PDF के कोटे को कम कर दिया जाए। तो इस बात का कष्ट हुआ क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो खुद महसूस करें कि PDF ने उनका कहां तक साथ। और उधर PDF नेता प्रीतम सिंह पंवार का कहना है कि कांग्रेस और PDF के बीच अगर सहमति नहीं बनती है तो वो अलग भी हो सकते हैं। हमारे संवाददाता सोनू सिंह से प्रीतम सिंह की खास बातचीत देखिए। यूकेडी कोटे से कैबिनेट मंत्री और PDF लीडर हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह पंवार जी। पंवार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये बातें आ रही हैं कि भी PDF का कोटा कम किया जाए। आप लोगों का इसमें पक्ष क्या है, क्या रणनीति आप लोग? हमारी ओर से कहीं पर भी कोई बात नहीं है कि हम कोई इस तरह का असहयोग और वो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज जबरदस्ती भी हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि जबरदस्ती हम लोग सरकार में है। ये तो एक तालमेल है और जब तक रहेगा, हम लोग सही तालमेल चल रहा है तो तब तक रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से सुरबीर सिंह सजवान जी ने साफ तौर पर ये बात कही है कि भी PDF के जो लीडर हैं, PDF के जो नेता हैं, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे में एक बड़ा आरोप कांग्रेस के लीडर आप पे लगा रहे हैं और आप उनके भागीदार हैं उसी पार्टी के सरकार में। देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार जैसे बात को करता है, आरोप लगाता है, तो प्रमाण दें कौन PDF का कौन नेता भ्रष्टाचार में है। सारी PDF तो नहीं हो सकती है। अगर कोई एक आदमी है, 2 है, तो वो उसका प्रमाण दें और निश्चित तौर पर अगर कोई बात है तो जांच होनी चाहिए। पवार साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब बार बार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के लीडरों के द्वारा की जा रही है, मीटिंगों में मंथन किया जा रहा है, तो आखिर आप लोग चिपके हुए क्यों हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम कहीं पर कोई चिपकने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो आपसी सहमति के आधार पर शुरू से लेके अब तक हम लोग हैं, और कहीं पर सवाल उठ रहा है तो किसी पार्टी के द्वारा सवाल अगर उठ रहा है तो उसका समाधान भी उसी पार्टी को करना है। हम सहयोगी हैं और माननीय मुखर्जी जी बहुत कुछ साफ स्पष्ट कर चुके हैं, और जैसे चिपकने जैसी कोई बात नहीं है। और विचारधारा अपनी अपनी है और विचारधारा को गिरवी रखकर कोई भी फैसला हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, हम मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए पैरेलल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो और लीडर हैं, चाहे वो किशोर उपाध्याय जी हैं, चाहे वो अन्य जो लीडर हैं, उन लोगों के हमले पर आप लोगों की अगली रणनीति क्या है? क्या आप अलग हो सकते हैं या साथ ही रहेंगे? देखिए, हमले क्या हैं क्या नहीं, एक तो आमने सामने की कोई बैठक नहीं हुई है और कौन क्या बोल रहा है क्या है उसके आधार पर कोई निर्णय हम लोग ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जैसे मैं कह चुका हूं कि विचारधारा की अगर बात आएगी तो विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं है और चिपकने जैसी कोई बात नहीं है। और जब कोई ऐसी बात हो तो कांग्रेस पार्टी और हम मिल बैठ के, अगर कहीं पर कोई ऐसी बात है तो मिल बैठ के हम लोग बात करें, और अगर कहीं पर कोई असहमति जैसी बात होगी उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना प्रीतम सिंह पंवार जी को, जिन्होंने बेहद ही सावधानी पूर्वक हमसे बात की और साफ तौर पर इस बात को बयां किया है कि जो PDF ने कांग्रेस को समर्थन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ विकास की विचारधारा को लेकर के दिया था। लेकिन आज के जो हालात नजर आ रहे हैं, इसके बाद अगली रणनीति PDF की क्या होगी, इसके हालांकि प्रीतम सिंह पंवार जी ने पत्ते नहीं खोले। अब देखना होगा कि आने वाले समय में PDF की अगली रणनीति क्या होगी। अपने कैमरामैन
गोविंद सिंह के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो आपने सुना कि प्रीतम सिंह पंवार ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले। उनका कहना है कि कांग्रेस और पीडीएफ के बीच अगर सहमति नहीं बनती है तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो अलग होंगे और कब तक अलग होंगे और क्या वो अलग नहीं होंगे, ये अभी उन्होंने नहीं बताया है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने और पीडीएफ के नेताओं के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है उनके बीच। और उधर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के पीडीएफ पर हमले के बाद मंत्री प्रसाद निथानी ने पलटवार किया। उन्होंने पूरे विवाद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर जिम्मेदारी डाल दी है। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड मंत्री प्रसाद निथानी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंत्री प्रसाद निथानी, आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, आखिर क्यों आप लोग अलग नहीं हो जाते, क्यों चिपके हुए हैं कांग्रेस से? ये हम चिपके हुए थोड़ी हैं, जो हम पोस्टर थोड़ी हैं जो हम चिपके रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये है जी कि पीडीएफ ने प्रदेश में स्थिर सरकार देने का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं जी। और दूसरी बात यह है कि हमारा विजन या हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि मंत्री पद और लाभ और ये इस तरीके से हमारा कोई मकसद नहीं था, न है, न रहेगा जी। लेकिन इस प्रदेश की स्थिति को देखते हुए इस प्रदेश के लोगों ने जो समर्थन हमको दिया उस आधार पे जी हमने कांग्रेस को समर्थन दिया जी। अब ये जो बार बार जो ये बात आती है कि साहब पीडीएफ, अब मान लिया हमारे जो बहुगुणा जी हैं, विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ जी, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा जी कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पीडीएफ का पूरा साथ रहा जी पीडीएफ ने पूरा समर्थन दिया, पीडीएफ वो खुद महसूस करें जी। मंत्री कि जी हमने- बिल्कुल सही है, समर्थन दिया गया, लेकिन अब जो है वो आपसी सहमति बनती नहीं दिख रही। मान लिया कि आप पोस्टर नहीं है, चिपके थोड़ी है, लेकिन फिर भी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? हमारी स्ट्रेटजी केवल एक ही है कि जी। प्रदेश में स्थिर सरकार कायम रहे जी और जो विकास की योजनाओं का को धरातल पर उतारने के लिए जो माननीय हरीश रावत जी प्रयास जी। कर रहे हैं और उसमें काफी कुछ उसमें सफलता भी मिली है जी और आगे भी मिलने जा रही है, तो इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जी हमको कांग्रेस में कौन क्या कह रहा, कैसे कह रहा, इसको हमको कोई लेना देना नहीं है जी ये उनके अंदर की बात है। लेकिन जो हमारा मकसद है वो इस प्रदेश को, जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, माताएं बहनें कर्मचारी सब आंदोलन में कूदे और जो दर्द लोगों के दिल में रहा जी उस दर्द का निवारण करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उधर पीडीएफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता शुरवीर सजवान ने एक बार फिर पीडीएफ पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि पीडीएफ साफ करे कि वो कहां रहना चाहते हैं और चुनाव के वक्त वो किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। खुले तौर पर पीडीएफ को शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा है और मैं भी कांग्रेस का एक वरिष्ठ साथी हूं, वरिष्ठ नेता हूं, मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूं कि शीघ्र निर्णय ले लें, क्योंकि कल उनको भी जब जनता के बीच जाना है और हमको भी जाना है, तो उनको बहुत शीघ्र निर्णय लेना है कि वो कहां रहेंगे। तो उधर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने पीडीएफ पर हल्ला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुबोध उनियाल के मुताबिक पीडीएफ के उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ कार्य किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पीडीएफ नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई है। जिन लोगों ने गठबंधन धर्म को वायलेट किया, मेरा कहना है जो लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उन लोगों पर क्या भरोसा आप कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पीडीएफ के जो हमारे माननीय सदस्यगण मंत्रिमंडल में सदस्य हैं,
उनका व्यवहार जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुन के आते हैं, वहां जो कांग्रेस का कैडर है वो बहुत ज्यादा उनसे खफा है। उनके प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है, और नाराजगी ये है कि जो कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके जो विकास कार्यों में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जो उनकी से होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, जो उनके तमाम सम्मान के सवाल हैं, विकास के सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और उनको ये लगता है कि पीडीएफ के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके द्वारा उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा के कारण आज ये पीडीएफ के मंत्रियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पे जो नाराजगी है वो उभर के आई है। और उधर बीजेपी का भी कहना है कि प्रदेश के हालात पर उनकी नजर है। उनके मुताबिक कांग्रेस और पीडीएफ को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बन गया है। पीडीएफ इतनी गालियां खाने के बाद, इतना विरोध होने के बाद भी सत्ता में बनी हुई है। उनकी क्या कमजोरी है या उनके क्या कारण है? लेकिन नैतिकता ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर जो है नजर बनाए हुए है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस इसमें स्थिति स्पष्ट करे और कांग्रेस सही मायने में जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं कर पा रही है। तो प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा है। इस बार बीजेपी को राज्य की 9 छावनी परिषदों के लिए हुए चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होकर उभरी है। निश्चित रूप से ये चुनाव अन्य चुनावों से भिन्न है। जो स्थानीय निकाय के नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं, उन चुनाव से छावनी परिषदों के चुनाव भिन्न होते हैं। तो इसलिए हम लोग ज्यादा उम्मीद लगाए हुए नहीं बैठे थे, लेकिन उम्मीद इतनी भी नहीं थी कि हम बहुत काफी पीछे हो जाएंगे। और लेकिन हम पूरी नजर लगाए हुए हैं। कुछ निर्दलीय सहयोगी जीते हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले कार्यकर्ता नेता थे, वो भी कुछ निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो देखना यह है कि हमारे जो स्थानीय निकाय के जो और कार्यकर्ता हैं, उस स्तर के जो नेता हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं। मैं इन लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि बड़ा इनकी मेहनत से बहुत अच्छा स्कोर रहा। और देखिए, हमारा कैंपेन हमेशा भाजपा की तरीके से हाई प्रोफाइल नहीं रहता। हम तो लो प्रोफाइल लोग हैं। हम जमीन पर चलते हैं, जमीन पर बात करते हैं। हमारे भाजपा के दोस्त आसमान में चलते हैं, आसमान पर बात करते हैं। केदारनाथ में देवी आपदा में दबे शवों के अंतिम संस्कार को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता से खुद केदारनाथ जाकर निरीक्षण करने को कहा है, जिस पर याचिकाकर्ता का कहना है कि वो फरवरी में वहां का दौरा करेंगे और वास्तविक हालात का जायजा लेंगे। केदारनाथ से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसके अंदर अभी भी जहां जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर शवों का मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई थी, तो उच्च न्यायालय ने ये कहा कि सरकार जो है इसमें अपना धीरे धीरे कार्य कर रही है और सरकार सही दिशा में कार्य करे और इससे जो है लोगों का भला होना चाहिए। इसलिए कोर्ट का भी संज्ञान ये है कि सरकार जो है सही दिशा में कार्य करे। राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन तस्करों पर नजर रखने के लिए डॉग स्क्वाड टीम की मदद ले रहा है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते वन्य जीव निचले इलाकों का रुख करते हैं, जहां बड़े पैमाने पर उनका अवैध शिकार होता है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी जहां श्रृंगार के रूप में देखी जाती है, वहीं ये वक्त वन्य जीवों के लिए कठिन होता है। एक ओर उन्हें चारा और पीने का पानी नहीं मिल पाता, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों से उतरते ही परभक्षियों का खतरा बना रहता है। लेकिन मौत इसके आगे भी खड़ी होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर दांत, खुर, सींग, खाल और हड्डियों के लिए इनका अवैध शिकार होता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए राजाजी नेशनल पार्क की तरफ से अभियान चलाया गया है। हमारा बस अड्डों में, रेलवे स्टेशन पे और ऐसी जगहों पे जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह पे खोजी अभियान चल रहा है। इस पे हम लोग संदिग्ध जो तस्कर हैं उनकी चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। हाल ही में राजाजी पार्क के अंतर्गत ये अभियान प्रारंभ हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीवों का अवैध शिकार नहीं हो, इसके लिए उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी चेकिंग की जा रही है और इस काम में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है।
तो इसमें जरूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए और उनसे उनका सहयोग लेके, बिना उन स्थानीय लोगों के सहयोग का ये रुकने वाला भी नहीं है। तो लोगों का सहयोग लेके और वन विभाग लगातार इस तरह के प्रोग्राम चलाएं कि लोगों का विश्वास भी विभाग पे बना रहे और ताकि वो इस तरह की सूचनाएं उनको शेयर करते रहे। अधिकारियों का कहना है कि डॉग स्क्वाड की मदद से चलाए जा रहे इस अभियान से वन्य जीवों के अंगों की तस्करी आसान नहीं होगी, वहीं अवैध शिकार पर भी रोक लगाई जा सकेगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के मुताबिक इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार ये वो स्थान है जहां गंगा पहली बार पहाड़ों से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ के बाद गंगा जी का शांत स्वरूप दिखाई देता है। वो गंगा सागर तक जीवनदायिनी बनकर यात्रा करती हैं। यही वजह है कि ये स्थान बेहद पवित्र माना गया है और शुभ मौकों पर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। उनके मुताबिक आपदा के बाद से पहाड़ों पर पर्यटन कारोबार धीमा रहा है। ऐसे में मकर संक्रांति पर उन्हें खासी उम्मीदें हैं। कारोबारियों के मुताबिक लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से कारोबार को रफ्तार मिल सकेगी। हरिद्वार को प्राचीन सप्तनगरियों में शुमार किया जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब गरुड़ कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गया। तब से ये क्षेत्र शिक्षा और ज्ञान का भी केंद्र बन गया और आज भी गंगा तटों पर पूजा कर्म से लेकर शिक्षा और उपनयन संस्कार किए जाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर भी बड़े पैमाने पर उपनयन संस्कार कराने श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से नरेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।